हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संघवाद की प्रकृति अथवा स्वरूप का वर्णन करें। यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संघात्मक विशेषताएं ज़्यादा हैं या एकात्मक विशेषताएं ज़्यादा हैं, उसका जो रियल जो नेचर है तो उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्योंकि ये जो पूरी डिबेट है, विभिन्न विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है इसके रिगार्डिंग। क्योंकि जो फेडरेशन शब्द का कहीं पर भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया नहीं गया है। जो आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया है इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और इसको परिभाषित करते हुए, इसको एक्सप्लेन करते हुए जो मसौदा समिति के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग इसका निकलता है कि भारत में अमेरिका की तरह किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच में। और दूसरा इसका मीनिंग निकलता है कि भारतीय संघ से अलग होने का राज्यों को कोई आधिकारिक तौर पर कोई राइट नहीं है। तो उन्होंने इसको इसी हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो फिर भी जो एक 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 विवाद का एक विषय है, एक डिबेट है, एक बहस का एक विषय है विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में। जैसा डॉक्टर केसी बहेर से ये पूरी डिबेट स्टार्ट हुई और उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। और अधिकांश जो विद्वान हैं वो इसको पूर्ण संघ नहीं मान रहे हैं। यानी संघात्मक व्यवस्था आधिकारिक तौर पर या फिर हमने सैद्धांतिक तौर पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली जिस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट होती है उस टाइम पे यूनिटरी जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी विशेषताएं इसमें ज़्यादा आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आज हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में संघात्मक विशेषताएं, यानी जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। तो पहली जो इसकी जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है, पहली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो देखिए, जो ये संघात्मक विशेषताएं भारत हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, विश्व का कोई भी देश हो वहां पर भी वो संघात्मक विशेषताएं मौजूद हैं। इसी हिसाब से हम लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय संघ में, भारतीय संविधान में, क्योंकि ये विशेषताएं मौजूद हैं इसलिए यह एक संघात्मक विशेषता है। तो पहले नंबर पे क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। यानी हमारे यहाँ पर ना कोई सरकार सर्वोच्च है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्थानीय स्तर की सरकार हो, ना ही कोई अधिकारी सर्वोच्च है, ना ही कोई अन्य कोई संस्था सर्वोच्च है, चाहे वो गैर राजनीतिक हो या राजनीतिक हो, ना ही व्यक्ति सर्वोच्च है। हर परिस्थिति में, हर जो भी कोई मामला बनता है तो उसमें संविधान की सर्वोच्चता रहती है और संविधान ही सबको पावर दे रहा है। जो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के द्वारा केंद्र को पावर मिली हुई है, उसी से राज्यों को पावर मिली है। और अगर कहीं पर भी संवैधानिक प्रावधानों का, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस हैं, उनका यदि उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका उल्लंघन यदि होता है, तो न्यायपालिका को यह पावर दी गई है कि वो उसको उनको अवैध घोषित करे। और ये जो न्यायपालिका को पावर मिली है यह भी संविधान ही दे रहा है। तो इट मीन्स पहली जो विशेषता मौजूद है। और जो इसके अलावा जो विभिन्न पदाधिकारी हैं भारतीय संविधान में, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या फिर स्टेट लेवल पर जो भी, जैसे जिनके पास ऑफिशियली जो पावर्स का यूज कर रहे हैं, तो उनको संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपना कार्य करना होता है। तो फर्स्ट जो एक विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। सेकंड इसमें है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। पहली जो विशेषता होती है, देखिए, केंद्र और राज्यों के आपसी जो संबंध है उसके आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है वहां पर हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जहां पर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है और ऑलमोस्ट जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली होती है और कॉन्स्टिट्यूशनली बंटवारा नहीं होता है, मीन संविधान शक्तियां बांट नहीं रहा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो भारत में क्योंकि आधिकारिक तौर पर संघात्मक व्यवस्था है, तो इस संघात्मक व्यवस्था में जो आर्टिकल नंबर 246 है और जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसके द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं, जो स्टेट लेवल के यानी लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो राज्य सूची में रखे गए हैं। जो कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। जैसे एजुकेशन है जो है, बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है समवर्ती सूची का। इसके अलावा जो भी पावर्स बच जाती हैं वो
केंद्रीय सरकार को हमारे यहाँ दी गई है। हाँ, ये हम लोग एक्सेप्शनल हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यदि विश्व की अन्य संघात्मक व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर जो बची हुई जो पावर्स होती हैं, वो राज्यों को हैंडओवर करी जाती हैं, राज्यों को दी जाती हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वो भी सेंटर को दी गई है। तो इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स क्योंकि किया गया है, तो दूसरी विशेषता यहाँ पर शक्तियों का बंटवारे की है। ठीक है। थर्ड जो विशेषता है वो है लिखित संविधान, यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को लिखा गया है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। एक प्रस्तावना है इसमें। इसके अलावा 395 टोटल आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद फिर जो है जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है उसको ऐड किया गया। उसके अलावा जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज, और जो 12वीं अनुसूची है वो लोकल जो अर्बन जो गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग ऐड किया गया। ठीक है। तो लिखित संविधान है, लिखित संविधान होना बड़ा लाजमी होता है। जहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यदि केंद्र और राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद की स्थिति होती है, और या तो केंद्र अपने दायरे से बाहर जा रहा हो या फिर राज्य अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उठा के देख लिया जाता है कि कौन वास्तव में अपनी सीमा का, अपनी जो बाउंड्री है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो लिखित संविधान का होना बड़ा जरूरी होता है, जिसमें क्लियर मेंशन होती हैं जो चीजें होती हैं, जो भी पावर्स बांटी गई होती हैं। ठीक है। फोर्थ जो इसमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। यानी कठोर संविधान जो हम लोग यदि इंडिया के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो जो भारतीय संविधान है उसमें यदि हमें संशोधन करना है, उसमें यदि हमें अमेंडमेंट करना है, तो 3 तरीके से हम लोग संशोधन कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वह है आर्टिकल नंबर 368 का पार्ट नहीं है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जिसमें लिखी गई है, जिसके द्वारा संशोधन किया जाता है। जो आखिरी के जो 2 तरीके हैं, और उसमें भी सबसे लास्ट का जो तरीका है, जिसमें जो इंडियन पार्लियामेंट है वो अपने सबसे पहले अपने 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। जो संवैधानिक संशोधन से जुड़ा जो विधेयक होता है, उसके बाद जो 50% स्टेट की असेंबलीज है उनसे भी उसको पारित करवाना आवश्यक होता है। और ऐसे प्रावधान, ऐसे आर्टिकल जो केंद्र से भी जुड़े हैं, जो राज्य से भी जुड़े हैं, उनमें यदि संशोधन करना है तो जो ये तीसरा तरीका है, ये अमल में लाया जाता है, इसको इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। तो इट मीन्स कुछ जो पार्ट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिजिडिटी उसमें है, उसमें कठोरता है, उसमें इजीली अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट संशोधन नहीं कर सकती है, या संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो उसमें राज्यों की भी सहमति लेने की एक व्यवस्था रखी गई है। तो यह भी एक संघात्मक विशेषता को दर्शाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। यानी देखिए, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो मेंशन्ड होते हैं। जो न्यायपालिका का जो काम होता है वो होता है संविधान की व्याख्या करना, उसके रक्षक के रूप में कार्य करना। तो अगर किसी भी स्तर पर, या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, यदि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से राज्यों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का प्रयास करती है, जो उसको नहीं करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो न्यायपालिका उसको रोकने का काम करती है। यदि राज्य केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप करने का या उनको लगाव के संघीय कानूनों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उसमें न्यायपालिका की एक भूमिका आ जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो जुडिशल जो सुप्रीम जो एक व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दी गई है, अंतिम जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, अंतिम निर्णय करने की। तो जिसको केंद्रीय सरकार को भी मानना पड़ता है, और
राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ता है। तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर की गई है। और बहुत बार जो संविधान के संशोधन है उनको भी, या संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको भी जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इलीगल घोषित किया गया है, अवैध घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी जो दोहरी शासन प्रणाली। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसके तहत विधान पालिका जैसे सेंटर में है, विधान पालिका का काम संसद कर रही होती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर विधान पालिका का जो काम है वो राज्यों के विधानमंडल करते हैं। कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल मौजूद हैं। जो कार्यपालिका का काम है वो वहाँ पर केंद्र सरकार कर रही होती है। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। वैसे ही स्टेट लेवल पर जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होती है। तो कुल मिला के जो दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था करी गई है, तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जिन विषयों के ऊपर उनको काम करना होता है, हर विषयों के ऊपर संसद कानून नहीं बना सकती है। राज्य सूची के विषयों के ऊपर पर्टिकुलर सिचुएशन में ही वह कानून बना सकती है। जनरल सिचुएशन में या जो मेंशन नहीं है कोई विषय, उसमें उसको पावर नहीं दी गई है। उसको विशेष परिस्थितियों में भी ही राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक वैसे ही हर विषय के ऊपर या नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय के ऊपर राज्य कानून नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी जिसकी पावर जितनी जिसको मिली हुई है तो उसका प्रयोग वो करते हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उनको कार्य करना होता है। तो कुल मिला के जो दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था अपने यहाँ पे की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केंद्र तथा इकाइयों में सहयोग व तालमेल। यानी इसका यदि हम लोग देखें तो केंद्रीय और राज्य सरकारों को निर्णय लेने के लिए सहयोग तथा तालमेल का होना आवश्यक है। इसके लिए जैसे अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, और इसमें इंटर स्टेट काउंसिल को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। या फिर जैसे डिफरेंट जो लेवल्स हैं पावर के, उनके भी बहुत बार सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं। संघात्मक जो व्यवस्था है उससे जुड़े विषयों के ऊपर डिस्कशन के लिए बहुत बार जो राज्यपाल हैं उनके सम्मेलन बुलाए जाते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स के सम्मेलन बुलाए जाते हैं। कई बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके सम्मेलन बुलाए जा सकते हैं। होम मिनिस्टर्स के सम्मेलन बुलाए जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी के अलग से सम्मेलन बुलाए जाते हैं। डीजीपी के सम्मेलन होते हैं। सेंट्रल जो भी जैसे एजेंसीज हैं उनको भी शामिल उसमें किया जाता है। तो इट मीन्स सेंटर और स्टेट या फिर जो स्टेट्स के आपस के जो विषय हैं उनको सुलझाने के लिए, संघात्मक व्यवस्था को बेटर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें है 2 सदनीय विधानमंडल। संघीय शासन प्रणाली का जो अंतिम जो एक उसकी विशेषता है वो होती है कि 2 सदनीय विधानमंडल है। 2 सदनीय विधानमंडल यदि केंद्रीय विधानमंडल की हम लोग बात करें, यानी जो सेंट्रल लेवल पर कानून जो बनाने वाली एजेंसी हमारी है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। पहला लोकसभा जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। सेकंड है राज्यसभा, जिसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है, और राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से मिला है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य को ज़्यादा सीटें उसमें मिली हुई हैं, बट प्रतिनिधित्व मिला जरूर है। तो इट मीन्स 2 सदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था होती है जहाँ पर भी संघात्मक विशेषताएं काम कर रही हैं, वहाँ पर राज्यों के सब्जेक्ट को स्पेशली उठाने के लिए या उनके ऊपर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट का एक हाउस अलग से किस्म से मेंशन किया जाता है या उसको आधिकारिक दर्जा दिया जाता है। तो इट मीन्स जो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भी अपने यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था करी गई है। तो ये जो विशेषताएं थी ये थी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। ओके, थैंक यू।